साल 1619 अमेरिकन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा काला धब्बा था, क्योंकि ये वो साल था जब ब्रिटिश लोग अपनी अमेरिकन कॉलोनीज में भर भर के अफ्रीकन स्लेव्स यानी गुलामों को लेके आ रहे थे। जैसे जैसे इन ब्रिटिश कॉलोनिस्ट की अमेरिका की 13 कॉलोनीज के अंदर पकड़ मजबूत होने लगी, वैसे वैसे ये अफ्रीकन स्लेव ट्रेड भी बढ़ता चला गया और धीरे धीरे करके सारी कॉलोनीज में ये ट्रेड पूरी तरह फैल गया। इन कॉलोनिस्ट के लिए ये ब्लैक स्लेव्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि अमेरिका में उनके पास इतनी सारी जो उपजाऊ जमीन थी, उनके पास बड़े बड़े फार्म थे। उन फार्म्स पे कॉटन की या बाकी फसलों की खेती वो इन्हीं ब्लैक लोगों से करवाते थे और उसके बदले में इनकी बहुत बुरी हालत करते थे। इनके पास खाने के लिए ढंग से खाना नहीं था और जहां ये लोग इन स्लेव्स को रखते थे वहां पे अक्सर इतनी बीमारियां फैलती थी कि बीमारियों से बिना किसी मेडिकल अटेंशन के ये स्लेव्स मर जाते थे। पर इस सब का फायदा इन कॉलोनिस्ट को हो रहा था, क्योंकि ये भर भर के पैसे कमा रहे थे इन्हीं स्लेव्स की कमर तोड़ के। फिर जैसे जैसे टाइम बीता, कुछ दशक बीते, इनफैक्ट कुछ सेंचुरीज गुजर गई, उसके बाद अमेरिकन जनता ये स्लेव ट्रेड को लेके दो हिस्सों में बढ़ गई। एक साइड ये कह रही थी कि स्लेव्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी प्रॉपर्टी है, तो कुछ भी हो जाए हम अपने स्लेव्स को तो नहीं छोड़ेंगे। ये जो साइड थी ये ज्यादातर यूएस के सदर्न स्टेट्स थे, उसमें भी खासकर अलाबामा, जॉर्जिया, ल्यूजियाना, टेक्सास, वर्जीनिया, आर्कनसॉ, टेनेसी, यहां के लोग ज्यादातर अपने स्लेव्स को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थे कि हम इनसे दबा के काम करवाएंगे, इनकी कंडीशन अच्छी नहीं होने देंगे और इनको फ्री तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जो दूसरी साइड थी जो स्लेव ट्रेड को लेके धीरे धीरे विरोध करने लगी थी, वो जनरली नॉर्थ के स्टेट्स थे। तो ये जो दो साइड्स थी, इसमें जो साउथ वाले स्टेट्स थे इनको द कॉन्फेडरेसी कहते थे और जो नॉर्थ के स्टेट्स थे उनको द यूनियन कहते थे। और इन दोनों साइड्स में टेंशन बढ़ने लगी और फाइनली फिर 1861 में जाके ये टेंशन इतनी बढ़ गई कि इन दोनों साइड्स में अब हो गया सिविल वॉर। एक वॉर को आप सिविल वॉर तब कहते हो जब एक देश या एक रीजन के अंदर ही दो साइड्स आपस में लड़ने लगती हैं। जैसे अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था, उसमें दोनों साइड्स पे अमेरिकन ही थे। वैसे ही जो चाइना में सिविल वॉर हुआ था, उसमें भी दोनों तरफ चाइनीज थे, एक तरफ नेशनलिस्ट थे, एक तरफ कम्युनिस्ट। अब ऑफ कोर्स ये पूरा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं था। ऐसा नहीं था कि नॉर्थ के सभी लोग कह रहे थे कि हमको स्लेव्स नहीं चाहिए। इनफैक्ट नॉर्थ के बहुत सारे स्टेट्स थे जहां पे लोग ये कह रहे थे कि हम लड़ाई कर रहे हैं, हमारी लड़ाई के और रीजंस होंगे, पर हमको स्लेव्स अपने नहीं छोड़ने हैं। और सिविल वॉर के बहुत सारे रीजंस थे, उसमें से एक प्राइमरी रीजन स्लेवरी था और एक रीजन ये भी था कि जो साउथ के स्टेट्स थे वो ये कह रहे थे कि हम अपना देश अलग बनाएंगे और हमारा जो देश होगा, हमारे पास जो स्टेट्स होंगे, उन स्टेट में जो कानून चलता है उसमें फेडरल गवर्नमेंट यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि यूनियन ये कह रहा था, नॉर्दर्न स्टेट्स कह रहे थे कि नहीं, हमारा एक देश होगा और हमारा जो सेंट्रल देश का जो कानून होगा वो सारे स्टेट्स पे भी लागू होगा। इसी चीज की वजह से नॉर्थ और साउथ में लड़ाई हो रही थी और साउथ अपना देश अलग लेने की कोशिश कर रहे थे। तो अप्रैल 1861 में सिविल वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था, जब कॉन्फेडरेसी ने नॉर्दर्न स्टेट्स के ऊपर अटैक किया। और शुरुआत के टाइम में कॉन्फेडरेसी के लिए ये वॉर बहुत अच्छा जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो लोग जीत जाएंगे। पर जब धीरे धीरे महीने और साल गुजरने लगे, तब कॉन्फेडरेसी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया और वो चैलेंज था मैन पावर का। यानी अब कॉन्फेडरेसी के पास सोल्जर्स ही नहीं बच रहे थे जिनको वो वॉर पे भेज पाए। और इस मैन पावर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्फेडरेसी के आर्मी जनरल ने एक अनोखे तरह का आइडिया सजेस्ट किया और उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है जनवरी 1864 तक। ये वो टाइम था जब सिविल वॉर को स्टार्ट हुए लगभग 3 साल होने वाले थे और कॉन्फेडरेसी की आर्मी की हालत खस्ता हो चुकी थी। हालांकि कॉन्फेडरेसी के पास एक ब्रिलियंट आर्मी कमांडर थे, जनरल रॉबर्ट ई ली, और उन्होंने बहुत बार यूनियन की सेनाओं को हराया था। पर फिर भी ऐसा लग रहा था कि यूनियन के पास सोल्जर्स की सप्लाई अनलिमिटेड है। मतलब चाहे रॉबर्ट ली कितने बार भी यूनियन की आर्मीज को हरा दें, पर फिर भी वो और आर्मीज को भेज के और बार बार अपने अटैक को कंसोलिडेट कर रहे थे। पर दूसरी तरफ कॉन्फेडरेसी के लिए ये मैन पावर की प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो रही थी, क्योंकि अब ये लड़ाई ऑलमोस्ट 3 साल तक चल चुकी थी और जितने लोग इसमें मर रहे थे कॉन्फेडरेसी की साइड से, उनको ये लोग रिप्लेस नहीं कर पा रहे थे। उसके ऊपर से कॉन्फेडरेसी अपनी आर्मीज की स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए फैक्ट्री वर्कर्स को वहां से निकाल के आर्मी में भर्ती कर रहे थे, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज का काम रुक रहा था। तो अल्टीमेटली जिन फैक्ट्रीज में काम होता है और मटेरियल बनता है, उसी मटेरियल को आप वॉर में यूज करते हो। अगर फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो आपकी हार तो होनी है। तो मैन पावर की प्रॉब्लम कॉन्फेडरेसी को बैटलफील्ड पे भी हो रही थी और फैक्ट्रीज में भी। तो अब हम पहुंचते हैं 1864 के 2 जनवरी को, मतलब साल का दूसरा दिन। इनमें एक कॉन्फेडरेसी का आर्मी कमांडर था जिसका नाम था मेजर जनरल पैट्रिक क्लेबर्न। उसके पास एक सॉल्यूशन था इस प्रॉब्लम का और इस सॉल्यूशन को लेके उसने अपने बाकी मिलिट्री जनरल्स के सामने पेश किया। उसने ये कहा कि क्यों ना कॉन्फेडरेसी के अंदर जितने भी स्लेव्स हैं, उसमें जो सबसे बहादुर स्लेव्स हैं, हम उनको आर्मी की ट्रेनिंग दें, फिर आर्मी में भर्ती करें
और अगर हम ये लड़ाई जीत जाते हैं तो हम इन सारे स्लेव्स को आजाद कर देंगे। उसने बाकायदा एक लेटर लिखा था कि ये जो मैन पावर की प्रॉब्लम है ये यूनियन की आर्मीज को उतनी नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे कितने सारे ब्लैक स्लेव्स भाग भाग के जाके नॉर्थ के स्टेट्स की मदद कर रहे हैं। तो अगर हम ही इनको आर्मी की ट्रेनिंग दे दें तो हमारे काम आ सकते हैं और कॉन्फेडरेसी जीत सकती है और हमको एक अलग देश मिल सकता है। क्लेबर्न ने इस मिलिट्री सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज किया था और उनका सोल्यूशन एक्चुअली बहुत अच्छा था, पर उन्होंने एक चीज को अंडर एस्टिमेट किया था। उनको नहीं पता था कि जिन लोगों को, जिन जनरल्स को वो आइडिया सुना रहे हैं, वो अपने स्लेव्स को लेके कितने ज्यादा पैशनेटली डिफेंसिव हैं। मतलब कुछ हो जाए पर अपने स्लेव्स को नहीं छोड़ेंगे। जब क्लेबर्न ने ये आइडिया अपने जनरल्स को सुनाया तो उनको तुरंत वहां पे डांट पड़ी और उनको ये कहा गया कि ये तुम सोच भी कैसे सकते हो कि अपने स्लेव्स को हम आर्मी में भर्ती कर लें। अगर हमने उनको आर्मी में भर्ती कर लिया, ट्रेनिंग दे दी, तो जो बाकी स्लेव्स हैं जो आर्मी में भर्ती नहीं हुए हैं, कल वो भी डिमांड करेंगे और हमको ऐसे करते करते सारे स्लेव्स को छोड़ना पड़ेगा। और अगर हमको स्लेव्स को छोड़ना ही है तो हम ये सिविल वॉर कर क्यों रहे हैं? तो उन लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि स्लेव्स को हम आर्मी में भर्ती कर लें। यहां पे एक और बात बताना जरूरी है। 1863 में, यानी एक साल पहले, जनवरी में नॉर्थ के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने एक अनाउंसमेंट किया था जिसको द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन कहते हैं। उसमें उन्होंने ये कहा था कि कॉन्फेडरेसी में जितने भी ब्लैक स्लेव्स हैं अब वो आजाद हैं। ये अनाउंसमेंट किया था नॉर्थ के प्रेसिडेंट ने। तो इस अनाउंसमेंट की वजह से जो साउथ के जो स्लेव्स थे वो भाग भाग के यूनियन की तरफ जा रहे थे और वहां पे जाके या तो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं या लेबरर का काम कर रहे हैं। आर्मी में डायरेक्टली भर्ती नहीं हुए थे, उसका रीजन अलग है, मैं आपको आगे बताऊंगा। पर वो किसी भी तरह से यहां से निकल के अब नॉर्थ की तरफ जा रहे थे और इसी वजह से नॉर्थ को वो मैन पावर की प्रॉब्लम उतनी नहीं हो रही थी। तो ये सारी बातें क्लेबर्न ने समझाई अपने साथियों को, बट कोई भी ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और वहीं पे इस प्रस्ताव को दबा दिया गया। जब ये बात आगे कॉन्फेडरेसी के प्रेसिडेंट जेफरसन डेविस के पास पहुंची तो उन्होंने भी कहा कि ये स्लेव्स को आजाद करने की बात कैसे कर सकता है, और इस प्रस्ताव को उन्होंने भी दबा दिया और कह दिया कि ये जो लेटर्स ने लिखा था, जो ऑफिशियल बातें हुई थी, उस सब का जिक्र कभी और नहीं होना चाहिए। और कुल मिला के कॉन्फेडरेसी ने ब्लैक स्लेव्स का जो फ्री करने का जो ऑप्शन है उसको नकार दिया। अच्छा, ये डिस्कशन जनवरी 1864 में हुआ था और ऑलरेडी कॉन्फेडरेसी की हालत बहुत खराब थी। कुछ और महीने बीते और मिलिट्री सिचुएशन जब और खराब हुई कॉन्फेडरेसी की, तो उन्होंने फिर से डिस्कशन किया और इस बार जेफरसन डेविस जो कॉन्फेडरेसी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम ऐसे स्लेव्स को आजाद कर देंगे जो हमारे लिए लड़ाई करें, और उन्होंने भी इस प्रस्ताव को सपोर्ट किया। पर फिर से जो बाकी लोग थे वो इतना डिफेंसिव थे स्लेवरी को लेके कि उन्होंने कहा कि हम ये चीज ओके नहीं करेंगे और फिर से ये बात आगे नहीं पहुंची। फिर 1864 के नवंबर के महीने में पैट्रिक क्लेबर्न एक मिलिट्री एक्शन में मारे गए थे, तो उनके सामने ये जो उनका सोल्यूशन है वो कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। अब हम कुछ महीनों का और लीप लेते हैं और पहुंचते हैं मार्च 1865 तक। अच्छा, ये वो टाइम था जब यूनियन की आर्मीज को लीड करते हुए जनरल ग्रांट अब साउथ की कैपिटल रिचमंड के बाहर पहुंच चुके थे और रिचमंड को पूरी तरह घेर चुके थे। अब जो कॉन्फेडरेसी के मेन मिलिट्री जनरल थे, जनरल रॉबर्ट ली, जो बहुत ब्रिलियंट कमांडर थे बाय द वे, उन्होंने कहा कि अब अगर हमको इस जगह को बचाना है तो हमको ब्लैक सोल्जर्स तो चाहिए। और फिर जब कॉन्फेडरेसी की कैपिटल चारों तरफ से घिरी हुई थी, तब जाके उनकी सेनेट ने, उनकी कांग्रेस ने इस बात को ओके कर दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कुछ ब्लैक स्लेव्स को भर्ती करके उनको ट्रेन कर दो। हालांकि ये भी उन्होंने पूरा ट्रांसपेरेंटली नहीं किया। उन्होंने ये कंडीशन लगाई कि हम सिर्फ उन ब्लैक स्लेव्स को भर्ती करेंगे जिनको उनके जो स्लेव ओनर्स हैं, उनके जो मालिक हैं, वो जब कहेंगे कि हाँ हम अपनी मर्जी से इन स्लेव्स को भेज रहे हैं आर्मी में, तभी हम उन स्लेव्स को भर्ती करेंगे, नहीं तो हम भर्ती नहीं करेंगे। और ये भी जो प्रस्ताव है, ये ब्लैक लोगों को भर्ती करने वाला, जब ये कॉन्फेडरेसी के हाउस में पास हुआ था तो 40 लोगों ने इसको ओके किया था और 37 लोगों ने फिर भी मना किया था। और जब कॉन्फेडरेसी की सेनेट में गया था तब 9 लोगों ने सपोर्ट किया और 8 लोगों ने मना किया था। तो आप सोचिए कितना नैरो मार्जिन से ये लोग जीते थे और इन्होंने इस प्रस्ताव को ओके करवाया था। इससे पता चलता है कि कॉन्फेडरेसी के जो लोग थे, उनके मिलिट्री जनरल्स थे, ओवरऑल जो लीडरशिप थी, उनको बिल्कुल भी अपने स्लेव्स को छोड़ना ही नहीं था, चाहे उनका देश खत्म हो जाए। तो फिर ये प्रस्ताव पास होने के बाद लगभग 200 ब्लैक सोल्जर्स को कॉन्फेडरेसी की आर्मी में भर्ती किया गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अप्रैल 1865 में कॉन्फेडरेसी के कमांडर रॉबर्ट ली ने यूनियन के कमांडर ग्रांट के सामने सरेंडर कर दिया और सिविल वॉर यहां पे खत्म हो गया। और इसके बाद जब कॉन्फेडरेसी की आर्मी ही नहीं रही तो वो क्या ब्लैक सोल्जर्स को भर्ती करेंगे। तो इस तरह से कॉन्फेडरेसी के जो स्टेट्स थे वो अपनी स्लेवरी ट्रेड को लेके इतने ज्यादा पैशनेट, इतने डिफेंसिव थे कि उनको ये मंजूर था कि वो लड़ाई हार जाएंगे
पर अपने स्लेव्स को, अपने गुलामों को नहीं छोड़ेंगे। इस पूरी घटना को लेकर बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि अगर कॉन्फेडरेसी ने एक्चुअली उन ब्लैक स्लेव्स को अपनी आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया होता तो उनकी मैन पावर की प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाती और शायद से कॉन्फेडरेसी फिर लड़ाई नहीं हारती। ऐसा हो सकता था कि शायद आज का यूनाइटेड स्टेट्स दो भागों में होता, ऊपर का होता द नॉर्दर्न यूएस या फिर द यूनियन, और नीचे का जो कॉन्फेडरेसी है वो होता द सदर्न यूएस या कुछ और नाम होते। और ऐसा भी नहीं था कि यूनियन के सारे स्टेट्स के सारे लोग एंटी स्लेवरी थे। इनफैक्ट जो यूनियन के बॉर्डर स्टेट्स थे जो कॉन्फेडरेसी के साथ लगते थे, उनमें तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि ये हम लड़ाई जीत भी जाएं फिर भी हम अपने स्लेव्स को छोड़ेंगे नहीं। तो नॉर्थ में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि उनके हाथ से उनके स्लेव्स ना निकले, और इसी वजह से नॉर्थ के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन भी लड़ाई के शुरू में ब्लैक स्लेव्स को अपनी आर्मी में यूज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर उन्होंने ब्लैक स्लेव्स को यूज कर लिया, अपनी आर्मी में भर्ती कर लिया, तो जो बॉर्डर स्टेट्स के लोग हैं वो जाके कॉन्फेडरेसी मिल जाएंगे। इसी वजह से 1863 तक अब्राहम लिंकन ने वेट किया था ये इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन का, और उसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि साउथ के जितने भी स्लेव्स हैं अब वो फ्री हैं, और फिर वही स्लेव्स आके फिर यूनियन की आर्मी की इनडायरेक्टली मदद करने लगे। और उसके बाद तो फिर यूनियन की आर्मीज में भी ये स्लेव्स भर्ती होने लगे थे। और जब ये सिविल वॉर खत्म हुआ तो यूनियन की आर्मी में लगभग 1 लाख ब्लैक सोल्जर्स थे। अगर आपको सिविल वॉर के बारे में पढ़ना है तो मैं आपको एक किताब रिकमेंड करूंगा, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।